हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में गैर संवैधानिक निकाय का ये दूसरा पार्ट है। पीछे वाले पार्ट यदि आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। वन लाइनर रैपिड फायर आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आप भविष्य में बिहार दरोगा, एईडीओ, बीएसओ ये सब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 है उसमें कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में कुल जो है 30 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। टोटल 30 अनुच्छेद है, ध्यान रख लीजिएगा, टोटल याद रखिए। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के किस भाग को प्रतिबिंबित करता है। तो मौलिक कर्तव्य, यानी कहने का यहाँ यह मतलब है कि 1948 का जो मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा है जिसमें 30 अनुच्छेद है उसमें से 29वां अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद को प्रतिबिंबित करता है, इसके जैसा है, तो मौलिक कर्तव्य के समान है। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का प्रमुख बल किस पर है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का प्रमुख बल मानव होने की वजह से मानव गरिमा पर, मानव होने की वजह से जो मानव की गरिमा है इसी को ध्यान रख करके इसी पे बल दिया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन से अनुच्छेद प्रथम पीढ़ी को माने जाते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अनुच्छेद 1 से 21 तक को माना जाता है और द्वितीय पीढ़ी जो है 22 से 27। प्रथम 1 से 21, द्वितीय 22 से 27। मानव अधिकार की पहली पीढ़ी में किन अधिकारों को शामिल किया गया है। तो नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को, नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को। दूसरी पीढ़ी में सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन किया गया है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी डीप से दिया हुआ है, इतना डीप से नहीं जाएगा, फिर भी यदि देखा रहेगा, यदि डीप में जाता है तो फिर जो है आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एकजुटता तथा समूह में शामिल होने का अधिकार मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो ये तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मानव अधिकार से संबंधित जो है अनुच्छेद टोटल 30 दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम के लिए जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको स्किप करेंगे क्योंकि आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे कि इधर नॉर्मली एग्ज़ाम जो है आपका वनडे एग्ज़ाम इसमें इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 1993 ईस्वी में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत 1993 में जारी किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ। 28 सितंबर 1993 को ये प्रवृत्त हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य देखिए, इसको याद रखना जरूरी है कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, यानी मानव का जो अधिकार है इसको बेहतर संरक्षण देना। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है इसका परिभाषा धारा 2 में दिया गया है, याद रखिए, इसको थोड़ा ध्यान देखा रहेगा तो सही रहेगा। अगला है मानव अधिकार संरक्षण, इसको छोड़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण 1993 में सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन कौन शामिल है। तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना। सशस्त्र बल की जो परिभाषा है इसमें नौसेना, थल सेना और वायुसेना ये तीनों शामिल है। अगला जो है आपका आएगा राज्य मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राज्य मानव अधिकार के गठन का उल्लेख है। तो राज्य मानव अधिकार है धारा 21 में। राज्य मानव अधिकार आयोग 7वीं अनुसूची में अवस्थित किन विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जांच कर सकता है, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग जो है 7वीं अनुसूची में उल्लिखित यदि राज्य सूची का कोई विषय है या फिर समवर्ती सूची का है तो इसके अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है राज्य मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट है, किस मानव अधिकार
संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य का प्रावधान किया गया। एक अध्यक्ष होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा ये किया गया। पहले संख्या 5 थी, लेकिन यहाँ पे जो है ये कर दिया। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चुनाव समिति की सिफारिश पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने वाली चुनाव समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने वाली चुनाव समिति हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा का नेता, इसके साथ जहां विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद का सभापति भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 या 70। अगला ये धारा से संबंधित है। धारा से संबंधित प्रश्न आने का बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उन्हें अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान दीजिए कि नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। अगला है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करते हैं? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य दिया है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही जो न्यायालय में लंबित है उसमें हस्तक्षेप करना, यानी मानव अधिकार से संबंधित कोई कार्यवाही है जो न्यायालय में लंबे समय से लंबित है तो उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप करेंगे। जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अवलोकन करना तथा उनके सुधार हेतु अनुशंसा करना। जेल और बंदी गृह में जाकर के वहां की स्थिति का अवलोकन करना और उनके स्थिति में सुधार करना, ये किसका कार्य है? राज्य मानव अधिकार आयोग का। मानव अधिकार की सुरक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक कानूनों की समीक्षा करना तथा क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। जो मानव अधिकार के लिए कानून बनाया गया है संविधान में, इस तरह का इसका समीक्षा करके उसका क्रियान्वयन यानी लागू करने के लिए सिफारिश करना। नेक्स्ट है, मानव अधिकार के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करना एवं इसे प्रोत्साहित करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में अन्वेषण यानी कुछ नया करेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये कार्य है मानव अधिकार आयोग का। स्व प्रेरण या न्यायालय के आदेश से मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना। स्व यानी खुद के या फिर न्यायालय के आदेश से मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, इन सबों का जांच करना भी कार्य है। मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, लोगों को जो है जागरूक करना एवं उसे प्रोत्साहित करना, ये सभी कार्य है राज्य मानव अधिकार आयोग के। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार को किस न्यायालय के समान शक्तियां हैं? जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसको दीवानी न्यायालय के समान शक्ति है। दीवानी न्यायालय के कितने वर्ष से अधिक समय के मामलों की जांच राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं कर सकता है? 1 वर्ष से अधिक समय के मामलों की जांच। तो ध्यान रखिएगा, जो मानव अधिकार आयोग है 1 वर्ष के अंदर का ही यानी कोई भी यदि मामला है जो 1 वर्ष के अंदर का है तो उसी को जाँच कर सकते। 1 वर्ष से अधिक का है तो इसको नहीं जाँच सकते हैं। नेक्स्ट है, आयोग द्वारा किसी मामले की जांच या उसके बाद उठाए गए कदम है क्षतिपूर्ति के लिए सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करना।
दोषी के विरुद्ध बंदीकरण की सिफारिश, पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश करना। यानी जो आयोग है ये किसी मामले की जांच या उसके बाद उठाए, मामले की जांच किया या फिर उसके जो है जांच के उपरांत जो है उसमें उसके विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे, तो क्षतिपूर्ति के लिए सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करेंगे। यदि किसी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी का मानव अधिकार का हनन हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, इसके लिए सिफारिश करेंगे। या फिर जो दोषी पाया जाता है कोई व्यक्ति तो उसको बंदीकरण की सिफारिश करेंगे उसके, और पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश करेंगे कि इनको तत्काल जो है सहायता दिया जाए। अब यहाँ देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये 2019 का है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 22 जुलाई 2019 को स्वीकृति मिली थी। 2019 में इसको जो है रिप्लेस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया। यहाँ 2019 में राष्ट्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। यहाँ पे कहा गया है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तो ये वही नियुक्त होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रेषित करेंगे, तो राज्य सरकार को करेंगे। मानव अधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मानव अधिकार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, ऐसे वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। मानव अधिकार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो ऐसे वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्यपाल को, धारा 25 के अनुसार। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद यदि रिक्त है तो उनमें जो सदस्य होते हैं तो सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। अगला है, राष्ट्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को क्या समझा जाता है, तो इनको लोक सेवक समझा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन ये 2002 में हुआ, राज्य विशेष है तो इसको ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से देखिए, फिर ये राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित अनुच्छेद हो गया, तो अनुच्छेद जो है ये नहीं ध्यान रखना है। आयोग द्वारा कुछ कार्यों को पूरा किया जाना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग होते हैं इसके द्वारा कुछ कार्यों को पूरा किया जाना रहता है। तो कौन कौन से कार्य हैं, भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की समीक्षा, बाल श्रम की समाप्ति, मातृत्व रक्तालापता तथा मानवाधिकार, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत, ये सब देखिए मानवाधिकार है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार जो हैं वो भी मानवाधिकार हैं। विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकार संरक्षण, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शक का कार्य करना, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार यदि होता है तो वो भी मानव अधिकार का हनन है। दलितों से संबंधित मामले, दुर्व्यापार पर क्रियात्मक संसाधन और देशों के लिए शरणार्थी कानून को अपनाने पर चर्चा, ये सभी जो है आपको मानव अधिकार आयोग का कार्य है। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2005 में। कई बार पूछा गया है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
अध्याय 3 के धारा 12 के तहत। तो यही ध्यान रखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया है, तो 2005 के अधिनियम से। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के समय कुल आयुक्तों की संख्या कितनी थी, तो कुल आयुक्तों की संख्या 5। वर्तमान में आयोग के आयुक्तों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो टोटल जो है 10 कर दिया गया है। आयुक्तों की संख्या पहले 5 था, अभी 10 कर दिया। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पे, एक समिति है जो सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यानी मुख्य सूचना आयुक्त अभी जो है ज्ञानेश कुमार है मुख्य सूचना आयुक्त, तो अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वर्तमान में आयोग के आयुक्तों की संख्या बढ़ा करके 10 कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एवं कैबिनेट मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले जो केंद्र सरकार निर्धारित करेंगे, या फिर 65 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो भी हो जाएगा, या फिर 65 वर्ष, हाँ ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने की विधि। तो ये पद से कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। दिवालिया होने पर वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर पाए जाते हैं तब भी, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीन के संबंध में दोषी करार दिया जाए तब भी हटा दिया जाएगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो, सक्षम न हो, यदि वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उसका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होता है, तब भी राष्ट्रपति जो है उनको हटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा उन्हें पद से हटाए जाएंगे, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, उच्चतम न्यायालय से सलाह करके हटाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त के केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करते हैं। वर्ष 2005 में प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो वजाहत हबीबुल्ला। ध्यान रखिएगा ये सब ऐसे प्रश्न है, यदि एग्जाम में यहाँ से उठा ले प्रश्न तो फिर बहुत सारे लोग गलत कर जाएंगे, तो इसीलिए याद रखिएगा। 2005 में प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था वजाहत हबीबुल्ला को। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्रीमती दीपक संधू। 2013 में बनी थी भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू। श्रीमती दीपक संधू 2013 में बनी थी। श्रीमती दीपक संधू प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू। वर्तमान में तो अभी ज्ञानेश कुमार है। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्यों की अधिकतम स्वीकृति संख्या क्या है, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसमें सदस्यों की अधिकतम स्वीकृति संख्या 10 है। 10 है। यहाँ जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम दिया है, याद नहीं रखना है, केवल आप पहला याद रखिए, वजाहत हबीबुल्ला भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, 2005 से 10 तक रहे थे। और 2013 में दीपक संधू जो है भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त है, दीपक संधू, इसको ध्यान रख लीजिएगा, वजाहत हबीबुल्ला और दीपक संधू। वजाहत हबीबुल्ला प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है और दीपक संधू भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार जो है यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अनुच्छेद में सूचना के अधिकार का अर्थ बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 के जे में बताया गया है। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी, तो राजस्थान। तो इसको ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रख लीजिए, सूचना मांगा गया, इसका मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ राज छुपा हुआ था, इसी वजह से क्या है सूचना मांगा गया सबसे पहली बार राजस्थान से। सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी, तो सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है,
मजदूर किसान शक्ति संगठन की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो सूचना के अधिकार से संबंधित ये है, ध्यान रखिएगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन किसी के मांग पे सूचना का अधिकार लाया गया था, तो ये अगुवाई किया था अरुणा राय, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सूचना की जो स्वतंत्रता अधिनियम है 2002 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली थी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये लागू हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसमें हो सकता है काफ़ी लोग 2005 लगा दे, तो ये ध्यान रखिएगा। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति से सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून को, और ये जो है लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम डेट सहित पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होते ही कौन सा अधिनियम निरस्त हो गया? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जैसे ही लागू हुआ तैसे ही, मतलब वैसे ही सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में जो आया था ये समाप्त हो गया। 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनने से पूर्व देश के कितने राज्यों में यह अधिकार लोगों को मिल चुका था? 9 राज्यों में। ध्यान दीजिए, 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनने से पूर्व देश के कितने राज्यों में यह अधिकार लोगों को मिल चुका था? यानी केंद्रीय कानून बनने से पहले राज्य में मिल चुका था। टोटल 9 राज्य जो है उसमें शामिल था। तो 2005 से पूर्व सूचना का अधिकार प्राप्त राज्य, तो ये जो है उससे पहले टोटल 9 राज्य था। तो ये ध्यान रख लीजिए। तमिलनाडु चूँकि ये एक्टिव राज्य है, गोवा भी है, राजस्थान है, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, साथ में जो है आपका असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, इसको ध्यान से समझिए। नागरिकों द्वारा जिस सूचना की मांग की जाती है उसे सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यहाँ ध्यान रखिए, यदि आप एक नागरिक है, हम लोग एक नागरिक हैं, कोई भी सूचना यदि सरकार से मांगते हैं तो सरकार का कर्तव्य है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो है उसे सूचना अधिकारी द्वारा, जो सूचना देने वाले अधिकारी है, 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार यदि आप RTI लगाते हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर जवाब मिल जाएगी। अगला है, यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे आवेदन के 48 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। यदि सूचना ऐसा है जो जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उस सूचना को 48 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये नगद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से नियत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। ध्यान रखिए, सूचना प्राप्त करने के लिए आपको 10 रुपये नगद यदि ये ले रहा है तो ये मत समझिए कि ये घूस ले रहा है, नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। ये शुल्क है 10 रुपये नगद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से नियत प्राधिकारी, जो प्राधिकारी सूचना देने वाले हैं उनके समक्ष आवेदन करना होगा। प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। जो भी विभाग है उसमें एक लोक सूचना अधिकारी होते हैं। बिना कारण विलंब से सूचना देने वाले अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यानी बिना कारण यदि सूचना आपको समय से नहीं मिलता है तो समय के बाद प्रत्येक दिन का 250 रुपया जो है उनको शुल्क देना पड़ेगा। किसको? जो सूचना देने वाले अधिकारी है। इस अधिनियम में एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक केंद्रीय है और एक ये राज्य है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जानकारी आपको एग्जाम में पूछे कि न पूछे, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 जो था तो इसके बारे में समझिए। यह अधिनियम 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और केंद्रीय व राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अगला देखिए, अब आ जाएगा आपका राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में जो है
किस अधिनियम के तहत राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य में भी किया गया था। राज्यों में राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस माध्यम से की गई है? तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्रता निकाय है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 11 है। राज्य में सूचना आयुक्तों की संख्या कितनी है? तो 10 है, और मुख्य सूचना आयुक्त को लगा लेंगे तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, यानी राज्यपाल करेंगे, एक समिति की सिफारिश पे राज्यपाल जो है इसको नियुक्त करते हैं। और उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ये लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को किस आधार पर हटा सकते हैं? सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल पद से हटाने के लिए जांच किसके पास भेजता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाता है। अब जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है केंद्रीय सतर्कता आयोग भी, तो इसको नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें देखेंगे। यहाँ तक आज यहीं तक रहने देते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।